अब देखिए उसी पेपर की श्रृंखला में 822 DW में मैं प्रश्न संख्या 17 पे पहुंच गया हूं। देखिए क्या है प्रश्न। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। देखिए क्या है, इसका हल मैं बता रहा हूँ आपको। यह क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, पेपर है 822 DW। देखिए क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 3 नहीं 2 है माइनस 3x - 10 बराबर 0 के मूल जिसका आपको हल बताना है। देखिए x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 के मूल। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करने की कई विधियां हैं। तो सबसे सरल और आसान विधि जो है वो ये है कि यहाँ पे अगर इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है द्विघात समीकरण, इसका व्यापक रूप। तो अगर इसे तुलना करें, a का मान आपको मिल रहा है 1, b का मिल रहा है -3 और c का मिल रहा है -10। अब देखिए इसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि ये जो समीकरण है इसको मैं लिख लेता हूँ फिर से। x² - 3x - 10 बराबर 0। इस 10 ये आपका कांस्टेंट पद है, अचर, इसका आपको गुणनखंड करना है ऐसा, क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह है कि घटाने पे 3 आए। तो 10 के कई गुणनखंड है, लेकिन एक गुणनखंड 5 2 होगा। तो 5 × 2 आएगा 10 और 5 और 2 का अंतर 3 आएगा। बस यही काम है। तो ये इसका मान यहाँ मैं रख देता हूँ। तो यहाँ x² माइनस 3 की जगह मैं रखूँगा 5 ऋण 2 x ऋण 10 बराबर 0। ये हो गया। अब उसके बाद x² माइनस, अब ये देखिए इस माइनस को भी अंदर करेंगे x को भी, तो -5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0। कुछ बच्चों को ये शिकायत आ रही थी कि ये छोटे हैं शब्द, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब शायद दिख रहा होगा आराम से। तो x यहाँ कॉमन लिया तो x ऋण 5 प्लस 2 यहाँ कॉमन लिया तो x ऋण 5 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ इन दोनों में ये कॉमन लेने, x ऋण 5 और दूसरे क्वेश्चन में x धन 2 बराबर 0। अब यहाँ आपको पता है कि अगर दो संख्याओं a गुणित b बराबर 0 है, अगर a गुणित b बराबर 0 है तो इसका मतलब ये है कि या a गुणित b 0 है तो या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा। मतलब दो में एक 0 होना है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन एक कम से कम 0 होगा। तो यहाँ पे देखें तो होगा x ऋण 5 बराबर 0 होगा या x धन 2 बराबर 0 होगा। तो अब अगर x ऋण 5 0 हुआ तो x का मान हो जाएगा 5 और x धन 0 हुआ तो x बराबर ऋण 2। तो अच्छा, मूल जो इसके हो गए हल, एक प्रकार से मूल इसके क्या हो गए, यही आपका उत्तर है। और इसमें आपके विकल्प दिए हैं 5 ऋण 2। तो 5 ऋण 2 में अच्छा आपका विकल्प इसमें दिए गए विकल्पों में विकल्प बी, जिसमें दिया हुआ है 5 - 2 सही है, ये ध्यान दीजिएगा।
अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा या है। इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। देखिए प्रश्न क्या है, इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है, तो सर्वप्रथम मैं एक बताना हूँ मीनार, ये मान लीजिए ये मीनार है। क्या है ये? मीनार। समतल मैदान में एक मीनार की छाया। अब ये मीनार अगर इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो इसकी छाया आएगी इधर। ये क्या है? ये मीनार की छाया है, मीनार की छाया है। कहा जाता है कि यदि समतल मैदान में एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई कितनी है। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि माना इसकी ऊंचाई h है मीनार की। क्या है? h। तो अब इसलिए जो इसकी ये होगी ये √3h होगी, ऐसा आपका ये प्रश्न कह रहा है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण, तो देखिए इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो मैं इसको ये कर देता हूँ और ये कोण मान लेते हैं थीटा। यही आपको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। अब देखिए इसको मान लीजिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में अब देखिए ये भुजा दिया गया है, ये भुजा दिया गया। अब आप देखिए देखा जाए अगर ये त्रिभुज ABC में तो आपको ये आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो आधार और लंब के लिए आपके पास होता है tan थीटा बराबर AB/BC। चलिए अब AB का मान क्या दिया हुआ है? h। AB का मान h है और इसका मान क्या है? √3h। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। अब देखिए tan कितने का मान ये होता है। अब आपको अगर टेबल आपके पास होगी तो आप जानते हैं कि tan 30 का मान होता है। tan 30 का मान ये होता है, अर्थात थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। और दिए गए विकल्पों में विकल्प आपका विकल्प C सही है। इसको ध्यान दीजिए 30 डिग्री, इसको आप देख लीजिए, ये प्रश्न है। हाँ देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 दिया है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या बताना है। ये है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न है। देखिए द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाई मेल्टिंग ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर ईच। देखिए प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है। आपको यहाँ दिया हुआ है द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स। देखिए हिंदी में पहले 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन। तो सर्वप्रथम मैं एक ठोस बेलन बनाता हूँ। एक ठोस बेलन है 45 सेंटीमीटर जो 4 सेंटीमीटर व्यास वाले। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर और व्यास, इसका व्यास ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर।
ये है स्थिति। ये ठोस है पूरी तरह से, ये हमने हालो बनाया है लेकिन आप ये मानिए ठोस है। बेलन को पिघलाकर इसको पिघला दिया जाता है और बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों, अब ये गोला बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? गोला, बॉल आप मानिए, ये गोला है। ये तो मैंने वृत्त बनाया है लेकिन वृत्त नहीं, ये गोला बना हुआ, गोलाकार, कोई बॉल आप समझिए। क्या समझिए? कोई बॉल। बॉल जो है इस तरह से, ये भी ऐसे नहीं है, इस टाइप में, ये सिलेंडर जैसे मान लीजिए आप, ये इस तरह से आकृति है कोई, ये हमारा सिलेंड्रिकल है ये। तो इस तरह से ये है बेलनाकार, और इसको जो पिघला करके और गोले बनाए जा रहे हैं, गोले, छोटे छोटे गोली। तो चूंकि 3D फिगर है तो हम यहाँ पे बस इसका एक कल्पना ही कर सकते हैं। और देखिए क्या है, अब यहाँ पे ये पता है, जो हमारा ज्योमेट्री कहता है कि इस गोले से ये गोलियां बनी हुई हैं, और कितनी गोलियां बनी हैं बताना है। तो इसमें ये पक्का है कि जितने इसका आयतन होगा उतना ही इन गोलियों का आयतन होगा जितनी बनेंगी। तो यहाँ आपको जो कंसेप्ट लग रहा है, कंसेप्ट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको ठोस बेलन का आयतन, ठोस बेलन का आयतन बराबर ठोस गोलों की संख्या, या आप ठोस बेलन का आयतन बराबर, मैं ये कह सकता हूँ, ठोस गोलों की संख्या नहीं, बल्कि इसको आप कहिए, इसको इस रूप में लिखना है। मान लीजिए n गुणित एक ठोस, n गुणित एक ठोस गोले की संख्या, एक ठोस गोले का आयतन, ये है एक ठोस गोले का आयतन। n क्या है? जहां लिखिए, जहां n बराबर है ठोस गोलों की संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब कि अगर हमारे पास एक कोई ठोस बेलन है और इसको हमने पिघला करके कुछ गोलियां बनाई हैं, ठोस गोले या गोलियां, तो हमने मान लिया कि n गोलियां बन रही हैं, n कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 15। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले जो हमारा बेलन है उसका आयतन निकालेंगे और एक ठोस गोले का आयतन निकालेंगे और इससे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि n बराबर देखा जाए तो ठोस बेलन का आयतन, ठोस बेलन का आयतन बटे एक ठोस गोले का आयतन, ये। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो व्यास है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। जो गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर है और इसका 4 सेंटीमीटर। तो देखा जाए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, ठीक। तो अब ठोस गोले का आयतन, बेलन का आयतन, तो अब यहाँ बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। हमारा जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का कहिए, ठोस बेलन का आयतन जो होता है
वो होता है पाई r स्क्वायर h, घन इकाई है घन मात्र, ये होता है फार्मूला। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तथा अब कहें गोले का आयतन क्या होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये भी घन इकाई होता है क्योंकि आयतन दोनों है, ये ध्यान दीजिएगा। गोले का आयतन क्या होता है ये, और बेलन का आयतन ये होता है पाई r। ये फार्मूला आपको जानना चाहिए, तभी आपको आगे बनेगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ठोस बेलन का आयतन। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, दिया क्या है, यहीं पे लिखिए, दिया है यह है बेलन। देखिए बेलन की ऊंचाई, यह सीधा सीधा आप कहिए h, क्या कहिए h बराबर कितना है 45 सेंटीमीटर, और r अर्थात बेलन की त्रिज्या, इसको चाहे कैपिटल मान लें चाहे स्मॉल मान लें, r जो है बेलन की त्रिज्या क्या है 2 सेंटीमीटर, ये बेलन का हो गया। अब यहाँ जो हमारा गोला है, गोले की त्रिज्या क्या दिया गया है, देखिए गोले की त्रिज्या हमें दिया हुआ है, ये 6 है 3 सेंटीमीटर। अब इसी का प्रयोग करते हैं। ठोस बेलन का आयतन बराबर, देखिए अब बेलन का आयतन होता पाई r स्क्वायर है, तो यहाँ हमने लिखा पाई, r की जगह हमने लिखा क्या 2, और h की जगह लिखा 45 बटे, ये क्या है ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई, r क्या है इसका 3 का क्यूब, ये है ओवरऑल। इसको हल करेंगे आप, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और इसको और कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए हो रहा है ये 2 गुणित 2 4 गुणित 45 बटी 3 तिरिक का 9 तिरिक 27 गुणित 4, और ये जो बटे में था ये गुणित 3, 4 गुणित 45 गुणित 3 बटे 27 गुणित 4। देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप। अब यहाँ पे ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 3 से क्या हो गया 9 हो गया, और 9 5 45, ओवरऑल 5 आया। क्या आ गया 5। तो यहाँ पे जो उत्तर है n बराबर 5। तो 5 क्या है, ये ठोस गोले हैं। तो दिए गए विकल्पों में आपका विकल्प बी सही है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं एक बार फिर रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे एक दिया है बेलन जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, और उसका जो व्यास है 4 है, व्यास 4 है। अब आपको पता होना चाहिए कि व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है, व्यास जो है 2 गुणित त्रिज्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। तो जो भी व्यास दिया रहेगा अगर आप उसका आधा कर देंगे, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो अर्थात जो बेलन है उसकी ऊंचाई 45 आ गई, और जो त्रिज्या है वो 2 आ गई। अब इस बेलन को पिघला करके, ठोस बेलन है ये बना हुआ है, लेकिन बेलन वास्तव में आपका इस तरह से है, इसको पिघलाया गया और गोले या गोलियां बनाया गया। अब आपको बताना है कि इस बेलन को पिघलाकर कितनी गोलियां बन सकती हैं। तो एक कुछ भी बनेंगी, 2 4 6 8 10 जो भी बनेंगी, तो हमने मान लिया n गोलियां बनी। तो इसमें एक बात समान मतलब कॉमन होगी जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे कि जितना आयतन उसका होगा, जितना आयतन इस गोले का होगा बेलन का, उतना ही आयतन इन गोलियों को होगा मिलाकर। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया, हमने लिखा ठोस बेलन का आयतन बराबर n गुणित एक ठोस गोले का आयतन, ये है। तो n बराबर, इसको हमने पक्षांतर किया तो ठोस बेलन का आयतन बटे एक ठोस गोले का आयतन।
एग्जाम में आपको सिर्फ इतना प्रयोग करना है, बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन, इससे आपको उत्तर आ जाएगा n बराबर। तो आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ 5 आ गया। ये इसका कंसेप्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। और से अगला प्रश्न देखिए, यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD, ये लंबवत का चिन्ह है, AD BC के लंबवत है, तो AD स्क्वायर का मान क्या होगा? AD स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखिए इंग्लिश में, इफ़ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC देन AD स्क्वायर इक्वल टू। ये प्रश्न है आपके सामने, देखिए इसका उत्तर कैसे इसका हल होगा। ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज है ABC, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु अर्थात AB बराबर BC बराबर AC या CI, ये दिया हुआ है। क्या है? दिया है। पहली चीज दिया है। दूसरा ये दिया है कि AD BC के लंबवत है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, अर्थात AD जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना ये है कि किसी भी अगर समबाहु त्रिभुज में, किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर आप लंबवत ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो इसको अर्धक करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। ये होता है, ये प्रमेय है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सिर्फ इसमें होगा समबाहु त्रिभुज में, बाकी की गारंटी नहीं रहती। तो यहाँ पे ये है कि जो BD है और CD बराबर होंगे, अर्थात यहाँ से एक रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा कि BD बराबर CD क्या हो जाएगा। ठीक, ABC एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, हमने लिख दिया AB बराबर BC बराबर AC। अगर स्मॉल लग रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। AB की लंबाई वही है जो BC की है और वही है AC की। ठीक, और AD जो है वो लंबवत है BC की, ये लंबवत का चिन्ह है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। इसको ध्यान दीजिएगा, ये इसका चिन्ह है। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहला कंसेप्ट तो ये मिला कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है और किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंबवत रेखा खींची जा रही है, तो इसको बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात BD बराबर DC होगा, पक्का। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, आपको AD स्क्वायर का मान निकालना है। किसका निकालना है? AD स्क्वायर का। तो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ, अब AD हमें ABC ABD त्रिभुज में भी है और ADC त्रिभुज में है। क्योंकि AD का हमें मान निकालना है तो इसलिए मैं इसी त्रिभुज को कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं समकोण त्रिभुज ADC में, अब ADC में मुझे AD और AC और DC का संबंध निकालना है। तो ये हमारे पास है ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AC का वर्ग जो है वो AD का वर्ग प्लस
DC का वर्ग के बराबर है। ये है हमारे पास, ठीक, ये है। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमको उत्तर बताना है वो DC के रूप में, किस में, DC के रूप में है, और हमें उत्तर जो बताना है वो D में बताना है। अर्थात हमें जो है ये इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें डिस्टर्ब करना है AC को। किसको करना है? AC को। अर्थात AC की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी है? AD और DC की। क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अगर इसको मान लें समीकरण 1 AB BC CD, तो यहाँ लिखेंगे इसको समीकरण 2 दे दीजिए। समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 AC बराबर है BC, AC बराबर BC है, AC भी है, तो हमने AC बराबर ये ले लिया, और इसका मान समीकरण में 1 से AC बराबर BC समीकरण 2 में रखने पर, ये ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुविकल्पी है, तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ उत्तर बताना है। मैं उत्तर आपको बता दूंगा, उसको आप टिक मार दीजिएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बाय द वे डिस्क्रिप्टिव में आ गया तब आपको थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा। तो AC बराबर BC, तो यहाँ मैं लिख दूंगा BC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए, अब हमें यहाँ BC भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? AD और DC में। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमने कहा है कि BD बराबर DC है, BD बराबर DC है, या हम ये कहें कि BD बराबर DC बराबर BC बटे 2 कहें, अर्थात ये BC का अर्धक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि BC बराबर 2CD या DC और बराबर 2BD, अर्थात BC का मान वही होगा जो 2BD का होगा, BD का दुगुना कर दीजिए या CD का दुगुना कर दीजिए। तो अब BC बराबर ये मान मैं रख देता हूँ, ये हमारे काम का है, तो यहाँ रख देंगे 2CD का वर्ग बराबर AD का वर्ग अब प्लस DC या CD जो भी लिखना चाहें। चूँकि AD और DC में कोई अंतर नहीं है तो आप चाहें तो मैं यहाँ CD लिख दूँ, चाहे इसको DC लिख लूँ। बेहतर है मैं इसको DC लिख देता हूँ, कोई दिक्कत उससे होगी नहीं, चूँकि पॉइंट वही है। अब इसका मतलब हो जाएगा, वर्ग है तो ये 4 DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। देखिए अब हमें DC में आ गया, AD में आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखूँगा ऊपर, देखिए अगर अब AD स्क्वायर आपको लिखना हो तो दो पक्षांतर के लिए ट्रांसफ़र करिए, तो 4 DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ये तो 4 DC स्क्वायर से DC स्क्वायर माइनस हो गया, तो कितना आ गया? 3 DC स्क्वायर। ये किसका मान है? AD स्क्वायर का। अर्थात AD स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया? 3 DC स्क्वायर। तो दिए गए विकल्पों में यहाँ पे विकल्प आपका A सही है। इसको मैं फिर एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज में कहा गया है कि भुजा AD BC के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ दिया गया AB बराबर BC बराबर AC दिया गया है और AD इसके लंबवत है। अब यहाँ पे हम ये, चूँकि ये नियम होता है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट साइड टू द इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द साइड, अर्थात यहाँ से किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर सामने वाली भुजा पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है लंबवत, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, आधा करता है। तो यहाँ BD का मान वही होगा जो DC का होगा, तो हमने यहाँ BD बराबर DC लिख दिया। अब यहाँ पे हमें जो देखना है, जो जिसका उत्तर बताना है, वो बताना है AD का मान। तो हमने एक त्रिभुज हमारे पास ADC है, दूसरा ADB, दोनों ही समकोण त्रिभुज होंगे, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, दोनों से उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो वह कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और फिर यहाँ पे AC बराबर, हम चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो AC बराबर BC होगा,
तो यहाँ हमने लिख दिया। अब हमें BC की ज़रूरत नहीं है, BC का मान वही होगा जो CD का दुगुना होगा, ट्वाइस होगा, तो वो यहाँ लिख दिया और इसको हल किया तो ये आपका आ गया। तो आप जब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो इसको ध्यान रखिएगा कि AD² बराबर 3DC² लिखिएगा, यही इसका आंसर है। धन्यवाद।